इस चीज़ की मैं गारंटी दूंगा कि मुझसे पॉलिटी पढ़ने के बाद तुम बाकियों से पॉलिटी पढ़ना छोड़ दोगे, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। 1813 की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चार्टर एक्ट 1813 में है, ठीक है। हम आज बात करें चार्टर एक्ट के बारे में, ठीक है। अब 1813 के चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद आया 1853 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद आया 1853 से पहले एक और चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। कौन सा था? 1833 का। अब मुझे कैसे याद है? अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम बुद्धू हो, ठीक है। क्योंकि 18 अरे रे 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 पेन चेंज हो जाए भाई। 1833 की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद 1853, क्योंकि इनको 20-20 साल का एक्सटेंशन मिला था। यानी 1813 में इसको 20 साल का एक्सटेंशन मिला, जिसमें 1813 प्लस 20 इज 33, दैट इज 1833। देन 20 साल का मिला एंड यू हैव 1853, ठीक है। और उसके बाद 1853 में के बाद हमारे पास डायरेक्ट आया था 1858, बिकॉज 57 का रिवॉल्ट है, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें इनकी मोनोपोली को छीन लिया गया, मोनोपोली को छीन लिया गया, और बोला कि सब तुम्हारे पास दो हैं, एक चीन के साथ, एक चाय के साथ। चाय और चीन, दो चीज़। अब सिर्फ दो ही चीज़ का कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चाय पी लो गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया कब? 1813 में। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और क्रिश्चियन मिस और इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख पर एनम का यूज़ कर दिया गया। कब? 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर ही ये सारी की सारी चीज़ें लाई गई हैं। उसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखो एक चीज़ समझो, मैं तुम्हें बहुत, अगर मोनोपोली हटा दी गई, इसका मतलब क्या है? बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत पर अब बाहरी कोई भी ब्रिटिशर आके यहाँ पर व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, राइट। इंग्लिश हिंदी दोनों चलना चाहिए। अब 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, सारे के सारे ऑल ट्रेड राइट्स हटा दिए गए। धीरे धीरे इनके ट्रेड राइट से दो बचे थे, अब एक भी नहीं है। सिर्फ कौन से राइट्स हैं आपके पास? एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, यानी आप एडमिनिस्ट्रेट, यानी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव है तो लॉ ऑफिसर होगा। लॉ ऑफिसर पहला कौन बनेगा? मैकेले, लॉर्ड मैकेले, ठीक है। लॉर्ड मैकेले बन गया लॉ ऑफिसर आपका, ठीक है। और यहाँ पर अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह क्या बना दिया गया? इंडिया बना दिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, आई थिंक इसकी, ओह ये और छोटा हो सकता है क्या? स्ट्रोक पे और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ रहते हैं। हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इन्होंने एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की थी। क्या की थी? स्लेवरी। स्लेवरी का एबोलिशन किया था, एबोलिशन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कब किया था? 1843 में, याद रखना, 1843 में, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज लॉर्ड मैकेले ने बनाया था, लॉर्ड मैकेले ने ऑफिशियल लैंग्वेज था। ये बनाया था आपका 1835 में, 1835 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सारे डिस्टिंक्शन हटा दिए, सब कुछ हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, तो यहाँ तक आपका 1833 में, आप समझिए 1833 में आपकी जो ट्रेड मोनोपोली है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1813 में भी है तो पहले थोड़ी सी है, फिर पूरी खत्म, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव है। अब आगे बात करते हैं 1853 के। गरम गरम चाय, चलो यहीं पे बात करते हैं। अगर हम बात करें 1853 के चार्टर एक्ट में, तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। बस एक ये है कि आईसीएस की एग्जामिनेशन भारतीयों के लिए भी खुल चुकी है, ठीक है। और ये करवाई गई किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कराई गई। तो पहले जो जिसने क्वालिफाई किया था वो है बनर्जी। सिर्फ बने हैं, ज्वाइन नहीं किया। और जॉइंट ऑफिसर्स अगर बात करें तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, टैगोर टाइगर है, बाजी मार लेंगे,
ठीक है। तो देखो 1853 से 1922 तक ना ये लंदन में हुआ करती थी, और फिर 1923 से इसको इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वाह ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब और कुछ नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं सोचा है, इतना ही काफ़ी है। अभी यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो टर्मिनेट कर दिया गया, और स्टार्ट हुआ क्या, क्राउन रूल। अब ऐसा क्राउन रूल में क्या था, ऐसा क्राउन रूल में क्या किया था, कौन था, क्या था? अब पूरा का पूरा शासन क्वीन विक्टोरिया के नाम से आ गया। क्वीन विक्टोरिया बिकेम मेन हेड। ठीक है, नाउ कंपनी का जो रूल था, कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी रूल हटा दिया गया। वाओ, अब एडमिनिस्ट्रेशन जो दिए गए थे उसके लिए भी एक नई स्टेट आ गई जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया। काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी, काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें अब धीरे धीरे क्राउन ने अपना, जो क्राउन है, जो बाहर ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इसका मतलब टोटल मेंबर थे 15, जिसमें से 8 जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, और 7 जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे। सैलरी सब इंडियन रेवेन्यू से मिलती थी। ठीक है, कम, और यहाँ पर बहुत मेन काम किया हुआ, देखो ये क्या है मैं बताता हूँ। ये है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नाम लिखना तो भूल गया। ठीक है, कंपनी रूल इसमें हटा दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका है। इसकी बात, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है मैं तुम्हें बताता हूँ। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बन गया था, गवर्नर, नहीं इसको बेटा गवर्नर नहीं, वाइस रॉय कहलाएगा। और वाइस रॉय कौन थे पहले, लॉर्ड कैनिंग ना। अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे बताओ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के अंतर्गत बताया गया था? देखो पहले एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, पहले एक्ट में बेसिक था, मेन काम हुआ है दूसरे एक्ट में। तो आंसर वॉज 1853। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट। ठीक है, एग्जाम बाद की बात है, बाद में होते हैं एग्जाम, नॉट 1853, सॉरी इट्स 1833, माय बैड। ठीक है, 1833, और ये एग्ज़ाम हो गया, और पहले वाले हमारा बेसिक ट्रेड मॉडल पड़ी, तो धीरे धीरे डांट पड़ना स्टार्ट हुई, अच्छी खासी डांट पड़ी, एग्ज़ाम है अब तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पर अब बना दिए गए वॉइस रॉय, तो अब शुरू होंगे वॉइस रॉय। तो क्या आप जानते हैं हमारे पहले वॉइस रॉय कौन थे? द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर कोड ऑफ डायरेक्टर, BOD, ये जो 1833 में बने हैं, इन सब को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली बार 1 नवंबर, देखो ये कब पढ़ा गया था, इसको बात करें तो 1 नवंबर 1858 में इसे मिंटो पार्क में पढ़ा गया। मिंटो पार्क, मिंटो पार्क कहाँ है, इलाहाबाद में। ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग कौन था, फर्स्ट वाइस रॉय था। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये खत्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1858 आने के बाद लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक और दिया जाए, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट दिया जाए। अब यहाँ पर जो वाइस रॉय था, देख रहे हो धीरे धीरे इसकी पावर बढ़ रही है। वाइस रॉय की पावर एग्जीक्यूटिव अलग और लेजिस्लेटिव अलग हो गया। तो हमसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा क्वेश्चन बताओ? कि गरम गरम चाय में बिस्किट हो तो मज़ा आ जाए, बिस्किट खत्म हो गया। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स अब मतलब ये है कि वाइसरॉय की पावर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, उसे एग्जीक्यूटिव दिए और लेजिस्लेटिव दिए। एग्जीक्यूटिव में 5 थे, देखो अगर थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो एग्जीक्यूटिव में 5 थे, और इसमें मिनिमम 6 थे लेजिस्लेटिव में, और मैक्सिमम आप 12 कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मैं बात करूँ लॉर्ड कैनिंग की,
ये क्या है, ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। कब के, 1858 के बने हुए। हाँ रियली, डू यू थिंक 1858? यस। क्या था 1858 में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखो धीरे धीरे रिवाइज भी होता रहेगा। लॉर्ड कैनिंग जो हैं, इन्होंने ना, ध्यान से समझा, इनको इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट किया था। ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन माना जाता है, को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव में 3 मेंबर जोड़ दिए गए थे, पटियाला किंग, बनारस किंग और ग्वालियर किंग, पीए, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी में हमारे पास जो वाइसरॉय है, वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस की पावर आ गई। क्या होता है ऑर्डिनेंस? अध्यादेश, ठीक है। अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट 123 में देता है और गवर्नर 213 में देता है, गवर्नर और प्रेसिडेंस। फॉलो करो भाई, इसको फॉलो करना है तो करना है, समझ में आया? 1861 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत चीज़ें होनी बाकी हैं। क्या होनी बाकी? देखो अभी भी इसमें यहाँ पर कुछ नई पोस्ट आई हैं, जैसे कि आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, ये आ चुका है, ठीक है। 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए, कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है? तो ऑर्डिनेंस की बात है तो 213 या 123। द आंसर इज 123। 1 2 3 ऑर्डिनेंस पास करो, ठीक है। और 213 जो है वो गवर्नर की है। बस इतना याद रखना कि 123 से मिलते ही जो भी बनता है वो ये बनेगा 213, यानी यहाँ से आगे चलो 2 1 3, ठीक है। 123 प्रेसिडेंट बड़े हैं पर उनको छोटा नंबर दिया गया, याद रखना, याद रहेगा। चलो अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, कहाँ से? हमारे क्राउन रूल से। क्राउन रूल इंडिया में 1858 में आया, जिसमें ये कंपनी रूल के नाम से जाना गया, ओके, आई मीन सॉरी, कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया करके एक नई स्टेट बनी, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बनाई गई, जिसमें 15 मेंबर थे, 8-7 में बटे थे। सैलरीज इंडियन रेवेन्यू से आई थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बने हमारे, ठीक है। विलियम बेंटिंग हमारे क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब बने थे? 1833 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ से हटा दिया गया, बीओडी को यहाँ से हटा दिया गया। 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, मिंटो पार्क मतलब मार्ले मिंटो नहीं है, लॉर्ड कैनिंग ही है। अब 1861 का अभी आया नहीं क्या? हाँ तो क्या 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। यहाँ पर वाइसरॉय को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उसकी 2 पावर आ गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फादर ऑफ इंडियन क्लासिफिकेशन डिपार्टमेंट थे, ठीक है। 3 जोड़े गए, पटियाला, बनारस, ग्वालियर। वाइस ऑफ इंडिया के पास ऑर्डिनेंस पावर दे दी गई 1861 में, इसी आर्टिकल के अंतर्गत। वाव, आईपीसी सीआरपीसी लाया गया। 3 हाईकोर्ट हुए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें तो हो रही हैं, बट हाल ही में इसी में देखा जाए 1861 के बाद ही, ठीक है, 1861 के बाद ही अगर देखा जाए यहीं पर ही, तो 1885 में कुछ काम हुआ है। क्या बता सकते हैं वो काम क्या है? 1885 में हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक और कम करता हूँ। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाओ, चलो थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। कांग्रेस की अगर मैं देखूं, कांग्रेस वर्ड लिया गया है यूएसए से। कांग्रेस वर्ड लिया गया है यूएसए से। यूएसए पता ना सबको, यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट्स अमेरिका। अब आईएनसी के जो फाउंडर थे उनको बोला गया है ए ह्यूम, और इसी कारण ए ह्यूम को हमने फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा बोला था क्या? छोड़ो, बस याद रखना 1885 में ए ह्यूम को ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। इस समय जो वाइसरॉय था, वाइसरॉय चल रहा है ना अभी,
बताओ लेटेस्ट वाइसरॉय कौन बना हुआ है? कैनिंग। बट इस समय वाइसरॉय कौन है? वो डफरिन है, डफर, जिसने अलाउ किया कि अब इंडियंस को, अरे भाई नीचे, सॉरी इतनी जल्दी, अरे रे रे रुक जा रुक जा। इसे अलाउ किया इंडियंस को कि जाओ भाई जी लो अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो पहली चीज़ होता क्या है, अब इन्होंने अलाउड क्यों किया? क्योंकि उनको चाहिए था कुछ पढ़े लिखे लेबर, और ये हमको, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लेबर हमारे टॉप पर होंगे तो हम अनपढ़ लोग इन पढ़े लिखे लोगों की तो बात मानेंगे, और अगर हम बात मानेंगे तो हमें एक्सप्लॉइट ईजिली किया जा सकता है अगर तुम यहाँ के 10 को मैनिपुलेट कर लो तो, क्योंकि हर एक को मैनिपुलेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। एक लीडर बनाओ, लीडर को मैनिपुलेट करो, सारे मैनिपुलेट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? एग्जैक्टली तो इसकी पहली, ध्यान से सुनना, इसकी पहले सेशन हुआ 1885 में, ये हुआ बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में 1885 में इसका पहला हुआ, मैं डेट भी लिख देता हूँ, 28 दिसंबर है। ठीक है, दिसंबर में हुआ, और इसके पहले प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने वो बने WC बैनर्जी। वाह वाह, अभी तक ये कांग्रेस है, इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं है, अभी तक ये सिर्फ एक कांग्रेस है। बाद में 1891 यानी 6 साल बाद दादा भाई नारोजी ने इसमें इंडियन जोड़कर इसको बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई मीन इंडियन नेशनल छोड़ा था दादा भाई नारोजी ने, तो यहाँ पर हमारी स्थापना हो गई किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं 1892 के बारे में बात करते हैं, 1892 के बारे में। अब 1892 जो है, मुझे वाइट कलर पसंद आ रहा है। 1892 में फिर से आया इंडियन काउंसिल एक्ट, ICA। अभी ICA उससे पहले भी आया हुआ है 1861 ही है ना? एग्जैक्टली ठीक है, और उससे पहले वाला कब आया? 1858। उससे पहले क्या आया? 1853, 1833, 1813। ये चार्टर, ये चार्टर, ये चार्टर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडियन काउंसिल एक्ट, और ये इंडियन काउंसिल एक्ट। वाह, ये तो मुझे याद हो गया। हाँ तो याद होगा ना भाई, मैं करवा रहा हूँ ना याद। तुम भी कैसी बात करते हो पांडे जी। चलो आज हम कुछ तूफानी करते हैं। तो हेयर विल स्टार्ट, ठीक है? स्ट्रोक तो चलिए हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। अब यहाँ पर एक वर्ड इलेक्शन वर्ड आ गया, और जैसे ही ये वर्ड इलेक्शन आया सबके मन में खलबली आ गई। इलेक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया गया, और इसी पर हमारा पहला बजट आया, फर्स्ट बजट। याद रखना, जेम्स विल्सन, ये थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है? जेम्स विल्सन के बारे में बात हुई थी। अब इंडिया के पास, यहाँ पर याद रखना, ध्यान से रखना, अब इंडिया, अभी तक इंडिया जो कर रहा था बजट किसी भी चीज़ पे, ठीक है, डिबेट ही करता था, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बट वोट का अधिकार मिल गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। वाओ, अभी तक की जो सैलरीज थी वो इंडियन ओरिजिन से आती थी, अब वो जो सैलरी है वो ब्रिटिश ओरिजिन से आएंगी। ये मत सोचना कि वो डर गए, वो क्या करते थे, सारा इंडियन का सामान ब्रिटिश भेजते थे, और ब्रिटिश से अपनी सैलरी मंगाते थे। ओके नाइस। अब इस 1892 के आसपास ऐसा क्या हुआ जिससे ये 1892 बहुत फेमस हो गया? मैं बताता हूँ।
1892 1892 कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसके आसपास एक घटना घटी 1895 की। सॉरी सॉरी एक मिनट, दूसरी भी आई। इट्स ओके। 1892 के काउंसिल एक्ट के बारे में अगर हम देखा जाए, ठीक है, समझना, बहुत मस्त चीज़ बता रहा हूँ। 1892 के काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट में जो काम का क्या 1905 आसपास ही हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो इसका रीज़न क्या माना जाता है? इसका रीज़न माना जाता है कि जो लोग थे इनके बीच में बहुत ज़्यादा मिल के विद्रोह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना डिवाइड एंड रूल करें। तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये तो बहुत निकले। अभी से जो वॉइस ओवर चल रहे हैं, अगर हम ऊपर जाएं थोड़ा सा, तो अभी हम ऊपर ही है, वॉइस ओवर चल रहे हैं डफरिन। अगर आपको दिख रहा हो तो वॉइस ओवर डफरिन चल रहे हैं 1885 के आसपास, ठीक है, अभी डफरिन चल रहे हैं। बट 1899 से हमारे जो वॉइस ओवर हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो बन जाएंगे कर्जन। जाएंगे क्यों बोला, जाएगा, कौन बन जाएगा? कर्जन, ठीक है, डजेंट मैटर, इज्जत देनी चाहिए, बड़े हैं, ठीक है। तो 1905 में जब पार्टीशन हुआ तो हमारे उस समय जो गवर्नर रहे वो रहे कर्जन। तो दे कर्स्ड और बंगाल, दे वांटेड टू कर्स, दे डिडंट, दे वांटेड टू कर्स आर बंगाल। इसका मतलब कर्स मतलब कर्जन। लो भाई याद कर लिया मैंने। अब यहाँ पर 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई, ठीक है, ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर ये, ठीक है, इसको, ठीक है, मैं दो हैं, सलीमुल्लाह खां और दूसरे हैं आगा खां, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते तो हमारा यहाँ पर आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। लीजिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आता है 1909 का, ठीक है। अभी से पहला वाला कब आया था? 1892 का, ठीक है, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। अब मॉर्ले मिंटो के बारे में बात करें तो मॉर्ले क्या है? सेक्रेटरी है। लॉर्ड मिंटो क्या है? उस समय वाइस रॉय है। अब तुम सोच रहे हो वाइस रॉय का नाम पीछे क्यों दे दिया? भाई पीछे दिया जाएगा। और ये सबसे गंदा एक्ट है, इसे गांधी जी ने भी बोला है, ये अभी तक का सबसे गंदा एक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स ने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा और इनको दे भी गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की वैल्यू 60 तक हुई, पहले 16 हुआ करती थी, अब 60। अगर किसी को नहीं पता लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मान लो कि न्याय बनाने वाला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूट करने वाला एग्जीक्यूटिव और देखने वाला जुडिशरी, ठीक है। तो मुस्लिम के लिए, जो मुस्लिम्स हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया और इनको एक चीज़ और मिली, इनको 2 वोट्स मिले। पहला कि एक तो वो मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे और दूसरा वो किसी को भी दे सकते हैं, दोबारा से मुस्लिम को ही देंगे, ही, ठीक है। यहाँ तक हमने मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट देखा। उसके बाद जो मेन था, ठीक है, आई थिंक हमारे रिपोर्ट्स खत्म हो गए। मैं चाहता हूँ कि सारे रिपोर्ट्स खत्म हो जाएं एक बार और उसके बाद फिर हम आगे शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरी चाय ठंडी हो गई, दूध की प्योर चाय थी। अच्छा ठीक है, चलो, ठीक है। अभी देखो 1919 में एक नया एक्ट आया जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड। कोई बता सकता है मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी होगा, चेल्मसफोर्ड दिस इज सेक्रेटरी।
और दिस इज वाइसरॉय। नाउ अब यहाँ पर लग गया डायरकी। 1919 में पहली बार डायरकी ब्रिटिश प्रोविंस में लागू हो चुकी है। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट इलेक्शन भी मिलेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ गए, ऑडिटर जनरल को ऑडिटर जनरल भी आ गया। वाह। अब देखो हमारे इलेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट वाला 5 ईयर्स का लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होते हैं। बट अगर बात करें इनडायरेक्ट, वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बता दिया। अब देखो क्या होता है, 1928 में एक बात आती है। क्या एक्चुअली में 1929 को एक कमेटी होनी चाहिए थी, बट वो 2 साल मतलब 1927 में होनी चाहिए थी, जब भी होनी चाहिए थी, डजेंट मैटर। 1928 में एक कमीशन आया जो बहुत धिक्कारा गया, साइमन कमीशन। ठीक है, ये जो आया था इसमें हम रिव्यू करना चाहते थे डायरकी ऑफ प्रोविंसेस के। ठीक है, 7 मेंबर्स थे इसमें, 7 मेंबर्स की कमेटी थी जिसमें सारे के सारे क्या थे। क्या मैं गालियाँ देना अलाउ कर सकता हूँ? क्या मुझे अलाउड है? क्या मैं गालियाँ दे सकता हूँ? प्लीज, मैं गालियाँ दे के पढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही वो बॉम्बे पहुँचे, हमने नारे लगा दिए, चल बे निकल, बॉम्बे से आगे मत बढ़ जाइए वरना बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो इसी भगदड़ में हमारी प्रॉब्लम ये हुई, लाला लाजपत राय, ही डाइड, लाठी चार्ज। इसी भगदड़ में लाठी चार्ज हुई और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। अब क्या हुआ, इस समय सेक्रेटरी हमारे लॉर्ड बकनहेड थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग कर दी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ पर भाई हमारी डिमांड शुरू हो गई। अब मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग की, बट उनको चैलेंज कर दिया कि तुम कैसे, प्रूफ तो करो भाई, प्रूफ करो, दिखाओ मुझे कि तुम उस लायक हो। तो फिर अब खारा के नेहरू जी को, नेहरू जी ने कहा मुझे बता रहे हो, 1928 में मैं तुम्हें एक रिपोर्ट देता हूँ। कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू जी ने कहा लो ये रहा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को पढ़ो, और कहते हैं कि ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है फंडामेंटल राइट्स का। अब प्रपोजल्स क्या क्या थे सुनना चाहोगे? मैं तुम्हें प्रपोजल भी सुना दूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं आता, डोंट वरी। पहला, इनको डोमिनेंट स्टेट चाहिए था। डोमिनेंट स्टेट यानी इंडिया के हाथ में राज होना चाहिए, डोमिनेंट स्टेट होनी चाहिए। और लेजिस्लेटिव लॉ बनाने वालों के लिए भी इलेक्शंस होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की डिमांड इसी में की गई थी। ठीक है, रिटन डिमांड से नेहरू रिपोर्ट में ही फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी। फेडरल सुप्रीम कोर्ट चाहिए, मैन एंड वुमेन्स को इक्वल राइट चाहिए, और रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों को सेपरेट करो, और एडल्ट वोट चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए। तो इतना नहीं आवत है का। और हाँ, कॉम्युनल जो सेपरेट इलेक्टोरिज्म है उसको हटा दो, निकाल के फेंक दो। ये सारी चीज़ें तो हुई, देखो ये बढ़िया तरीके से ये हुई, बट प्रॉब्लम क्या हुई? अब भाई हम कॉम्युनल इलेक्ट्रिसिटी वो हटा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कोई ना कोई तो विरोध करेगा। तो मोहम्मद अली जिन्नाह साइन नहीं किया। इतना गुस्सा आया पूरे देश को कि यार क्या कर रहा है। फिर 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और तीसरा 1932 में क्या हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। पहले में कोई भी इंडियंस नहीं गया, सेकंड में गांधी जी को भेजा गया इरविन पैक्ट के थ्रू। तो
इरविन, लॉर्ड इरविन थे उधर, उनका पैक्ट हुआ था कि कांग्रेस भी जाएगी, ठीक है। कांग्रेस का पहले में तो कोई नहीं गया, दूसरे में गांधी जी चले गए, ठीक है। बट 1931 में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो इस समय देखो कैसे हुआ मैं बताता हूँ। सेकेंड में गांधी जी गए, पर गांधी जी के जाने से पहले 1931 में एक कराची का सेशन हुआ। कौन सा हुआ? कराची का सेशन हुआ। और इस कराची ऑफ सेशन ये जो प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने डिमांड करी, देख रहे हो रिटन डॉक्यूमेंट हर रिपोर्ट में ही आ गया, पर कांग्रेस की डिमांड 1931 के कराची सेशन में हुई, किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। तो फिर डिसाइड हुआ कि गांधी जी जाएंगे, जाओ जीत कराओ। बट तीनों में अगर बात करें तो भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए थे, कांग्रेस के पार्ट नहीं थे ना। मैंने कहा पहले में कांग्रेस नहीं की थी, तो भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के पार्ट नहीं थे ना। फिर लास्ट में आया, लास्ट ही बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई और फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने लग गए, फॉरेन सोर्सेस हमारे आएंगे और हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना प्रीएम्बल। तो अभी भी थोड़ा बहुत है, ठीक है, जस्ट वेट, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा एक्ट आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, जिस एक्ट का नाम है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें 70% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से लिया गया है। पहली चीज़ डायर की हटा दो भाई, हटाओ डायर की। डायर की क्या? द्वैत शासन, दो तरीके का टैक्स लगेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बस फंडामेंटल राइट नहीं थे इसमें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अभी कहाँ है? दिल्ली में, तो यस कलकत्ता से दिल्ली डाल दो भाई, ठीक है। एक फेडरल कोर्ट चाहिए, जिसकी डिमांड थी, मिल गया। इंडियन यूनियन फाउंडेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन और प्रोविंसेस के बीच में। 3 लिस्ट बन गई। देखो सबसे पहले लिस्ट के प्रोविंस कहाँ पर है? यहीं पर, यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 1935 के एक्ट में आई है यूनियन, प्रोविंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट, ठीक है। आरबीआई हो गई 1 अप्रैल 1935 में, आरबीआई को भी कर दिया, लो भाई आरबीआई भी आ जाएंगे, ठीक है। और 1937 में यहाँ बर्मा भारत से अलग हुआ, भारत से, हिंदी में लिखो क्या मैं, अलग हुआ, ठीक है। 1937 में भारत से अलग हुआ। चलिए अब यहाँ पर 1935 के आसपास क्या कौन सी जगह है? अब हमारा देश आज़ाद होने वाला है ना भाई, तो दिल थाम के बैठे हो। देश आज़ाद बस हो ही गया, पर देश आज़ाद करने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो तो बनाए, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो फर्स्ट डिमांड जो की गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो 1895 में ही कर दी गई थी, बट ये वर्बल डिमांड थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। पर ऑफिशियल जो मांग की गई वो 1984 में की गई बाय M.N. रॉय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और 1937 में तो तुम्हें पता ही, पहले इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेटिव के, छोड़ दो। अब क्या हुआ, लड़ाइयाँ भिड़ गई, कहाँ पर? त्रिपक्षीय लड़ाई हो गई उधर साइड में। अब इनको इंडियन सोल्जर्स चाहिए थे ब्रिटिशर्स को, तो मांगे, हमने मना कर दिया। हमने कहा हाँ अजी हाँ, हम अपने बंदों को मरने के लिए तभी भेजेंगे जब हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिलेगी। उनके साथ तो जाती होगी ना भाई, उनको तो मरने के लिए भेज रहे हो तुम, तो एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, कर लिया। और एक आया ऑगस्ट ऑफर 1940 का, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस प्रस्ताव को कर दिया रिजेक्ट, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, हटाओ, नहीं चाहिए। इसी को जवाहरलाल नेहरू ने जंग लगी हुई कील भी कहा गया है, अगस्त सफर को, ठीक है। ये जंग लगी हुई कील हमें थमा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, देख लो।
1942 में क्रिस्प मिशन भी आया, क्रिप्स मिशन। और गांधी जी ने इसे बोला कि ये पुराना जो चेक है जो बाउंस हो चुका वो चेक है। और जवाहरलाल नेहरू भी थे, थोड़े मजाकिया थे, तो उन्होंने भी कहा कि ये डूबती नैया की पोस्ट है, डूबती नदी के किनारे। और 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ हमारा अगस्त की क्रांति कहते हैं इसको, क्विट इंडिया मूवमेंट। लीजिए सर, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुका है और इस क्विट इंडिया मूवमेंट में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। छोड़ो भाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे छोड़ दो, अब इनको छोड़ना क्यों मजबूरी पड़ गई? क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा, अवहेलना हुई बहुत सारी, ये भी रीजन था। फिर आया 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। बस 1 साल की बात और है, रुक जाओ, इतना रुक गए हो, 1 साल और रुक जाओ। कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। और इसमें क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पेंथिक-लॉरेंस सारे आए। पहली 1946 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ, 1 जुलाई 1946 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ। और इस फर्स्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल मेंबर 389 थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रोविंस के थे, 92 प्रिंसली स्टेट के थे, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थे। अब ये कैसे होगा? मैं सारी सीट्स बता सकता हूँ बट उतनी ज़रूरी नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली, 73, अदर्स को 15 मिली जो निर्दलीय खड़े हुए थे, तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। और 2 सितंबर, चलो भाई थोड़ा सा और, 2 सितंबर 1946 को हमारा फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म हुई और फाइनली बन गया है कैबिनेट। कैबिनेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर और पीएम जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। तो हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? He was Jawaharlal Nehru. What do you think? Who was the first foreign minister? He was also Jawaharlal Nehru. होम मिनिस्टर, आईटी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? सी राजगोपालाचार्य थे। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी थे। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर गजनफर अली खान थे। इंडस्ट्री जॉन मथाई थे, जो फर्स्ट रेलवे, ठीक है, मिनिस्टर भी बने। माइंस एंड पोर्ट एच.सी. भाभा। लेबर बाबू जगजीवन राम। लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल एंड रेलवे मिनिस्टर देन अरुणा असफ अली, ठीक है। ओके, पहली मीटिंग हुई, ध्यान से समझना, पहली मीटिंग हुई, अस्थाई अध्यक्ष जो बने गए। सबसे पहली मीटिंग जब हुई हमारी कैबिनेट की मीटिंग 1946 में हुई। चलो इसको लिखते हैं, 1946 में हुई पहली मीटिंग 9 दिसंबर, और इसके बने डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। ये बहुत सीनियर थे, तो इनको सीनियरिटी के टर्म पे इनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड मीटिंग थी, सेकंड 2 दिन बाद हो गई थी, 9 दिसंबर 11 दिसंबर 1946। यहाँ पर जो चेयरमैन बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वाइस चेयरमैन भी रहे एच.सी. मुखर्जी, कृष्णमाचारी, लीगल एडवाइजर बी.एन. राव थे। तीसरी मीटिंग जो हुई 1946 में हुई, 2 दिन बाद। अगर ये 11 है, सॉरी ये 9 है, तो 11 है, ये 13 है, सबके सब दिसंबर ही चलेंगे भाई, ठीक है। चलो, में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, जिसको हमने प्रीएम्बल माना है, प्रीएम्बल है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन द्वारा, ठीक है। और 20 फरवरी, देखो बहुत लोगों को नहीं पता, 20 फरवरी 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंसी का डिक्लेरेशन हुआ। 30 जून को करने वाले थे पर वो पहले कर दिया,
कर दिया। फिर आगे 20 फरवरी 1947 की बात है। मार्च 1947 में वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारे आज़ादी के टाइम पर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ये 2 प्लान लेकर आए, माउंटबेटन प्लान और डिकी बर्ड प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, जिसमें डिकी बर्ड के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गई और 299 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बढ़ गई हमारे 90 और 299 मिला, तो इतना कुछ था नहीं। और फाइनली थोड़ा ऊपर जाते हैं। ठीक है, फाइनली 4 जुलाई 1947 को हमारा एक बिल पास हुआ जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। उसी की 18 जुलाई को ये बिल पास होकर बना एक्ट। एंड अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। नहीं, क्या कहते हैं, हो गया आज़ाद, क्या है ये, एक्ट हो गया। और 15 अगस्त 1947 is the day when we got our independence. Thank you. हाँ, फाइनली वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस। और हम कल बात करेंगे हमारे सोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग है, कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, फॉरेन सोर्सेज। नेक्स्ट हम साथ में पढ़ेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हो गया, और बताओ क्या? प्रीएम्बल पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम शेड्यूल्स भी पढ़ लेंगे। हाँ, शेड्यूल्स पढ़ लेंगे, फिर हम आर्टिकल शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। एग्जैक्टली। और हम एक और वर्ड पढ़ लेंगे, शेड्यूल्स। तो ये हमें टॉपिक करने हैं हमारे अगले लेक्चर्स में। सो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना अगर कोई चीज़ छूटी हो। बट मैंने ये बहुत डीप में पढ़ा है, डीप में क्या, मज़े से पढ़ा है, वो ठीक है। एक लाइक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, 1 लाइक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन जस्ट सेइंग हाँ ठीक था, अच्छा था। ठीक है, मुझे पता लगना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।